नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी रहस्यमय, रोमांचक और भावनाओं से भरी हिंदी ऑडियो कहानियाँ। तो आंखें बंद कीजिए, मन को कहानी के साथ बहने दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। डिस्क्लेमर: ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और शक्तियाँ लेखक की कल्पना पर आधारित है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, समुदाय या घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। यदि किसी नाम या घटना की समानता वास्तविक जीवन से हो तो उसे मात्र संयोग समझा जाए। ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। अध्याय 691। 20 की उम्र का तूफान। औषधि संघ के मुख्य भवन में सन्नाटा था। मध्य आयु का आदमी झुककर बोला, स्वामी, करण पहले लियूचेंग में था। वह वहीं के एक छोटे परिवार का पुत्र है। कमरे की हवा थम गई। जीवू की आंखें सिकुड़ गईं। छोटा परिवार? कितना छोटा? आदमी ने सावधानी से कहा। बहुत छोटा। लियूचेंग दाशिया साम्राज्य का सबसे छोटा नगर है। वहां नगर शासक बनने के लिए बस महान योद्धा स्तर ही काफी है। कुछ क्षणों तक मौन रहा। फिर जीवू धीमे हंसे। महान योद्धा? हमारे मुख्यालय के द्वारपाल भी उससे ऊपर के स्तर पर हैं। उन्होंने कुर्सी की पकड़ कस ली। ऐसे नगर में तो औषधि संघ की शाखा भी नहीं होगी। नहीं है स्वामी, वहां के साधक इतने दुर्बल हैं कि शाखा खोलना व्यर्थ है। जीवू की भौहें तन गईं। तो करण ऐसे स्थान से आया है? क्या सूचना पक्की है? आदमी ने छाती ठोकी। पुनर्तः सत्य। रूप वही, नाम वही। चेन्यांग नगर में दिव्य संप्रदाय की गतिविधियों के भी संकेत मिले हैं। करण की सहायता से उसके पिता लियूचेंग के नगर शासक बने। जीवू धीरे से बैठ गए, मानो किसी ने उनके वर्षों के विश्वास को हिला दिया हो। ठीक है, तो उसकी औषधि विद्या किसने सिखाई? और उसकी असली उम्र क्या है? कमरे में फिर तनाव घना हो गया। आदमी ने सावधानी से उत्तर दिया, सूचना के अनुसार करण अभी 20 की उम्र में है। उसकी औषधि विद्या और साधना दोनों गुरु नील से सीखी गई हैं। कुर्सी जोर से पीछे खिसकी। जीवू अचानक खड़े हो गए। 20? तुम 200 कहना भूल तो नहीं गए? उनकी आवाज में अविश्वास था। मार्शल सम्राट स्तर और उम्र 20? सदियों की साधना के बाद भी लोग उस स्तर को नहीं छू पाते। मां के गर्भ से साधना शुरू करे तब भी संभव नहीं। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। और गुरु नील, वह तो बस औषधि सम्राट स्तर का साधक है। हमारे संघ में ऐसे दर्जनों हैं। वह करण का गुरु कैसे हो सकता है? कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। जीवू की आंखों में पहली बार भय की झलक आई। एक 20 वर्ष का युवक, मार्शल सम्राट से भी आगे का अस्तित्व, जिसने औषधि संत को विष दिया और फिर भी सुरक्षित रहा। क्या ये प्रतिभा है या किसी छिपे हुए तूफान की शुरुआत? अगर सच में करण केवल 20 वर्ष का है तो जब वह 40 का होगा, दुनिया किसके अधीन होगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 692। शरारत या तूफान। कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा था। मध्य आयु का व्यक्ति दृढ़ स्वर में बोला, सूचना पूरी तरह सत्य है। मुझे भी अजीब लगती है, पर झूठ नहीं है। जीवू ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर था, पर धोखा नहीं। उन्होंने धीमे सिर हिलाया। लगता है कुछ बड़ा खेल चल रहा है। वह खिड़की की ओर बढ़े। आकाश धुंधला था। तुम समझ नहीं रहे, अगर करण किसी बड़े परिवार से होता तो उससे लड़ना आसान होता। मध्य आयु का व्यक्ति चौंका। छोटे परिवार से होना आसान नहीं। जीवू की आवाज ठंडी हो गई। हम जो देख पा रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक है जो नहीं देख पा रहे। इस सूचना में जितने उत्तर हैं उससे कहीं अधिक प्रश्न हैं। उन्होंने गहरी सांस ली। मैं किसी बड़े साम्राज्य से टकरा सकता हूं, पर ऐसे शत्रु से नहीं जिसकी जड़ें दिखाई ही न दें। क्षण भर के लिए उनकी आंखों में पछतावा उभरा। अगर यह मामला बिगड़ा तो सिर्फ मैं नहीं, पूरा औषधि संघ डूब सकता है। उन्होंने निर्णय ले लिया, चलो पूर्वजों से मिलना होगा। मध्य आयु का व्यक्ति कांप गया। औषधि संघ के महासंत से मिलना साधारण बात नहीं थी। दोनों शीघ्र ही एक गुफा सदृश भवन तक पहुंचे। अंदर गहरा प्रांगण था। बीच में एक वृद्ध बैठे थे। सफेद दाढ़ी, बंद आंखें, शांत चेहरा। उनके पास एक और वृद्ध खड़े थे। काले वस्त्र, लाल भौहें, कमर पर तलवार। वातावरण में दबाव था। जीवू तुरंत झुक गए। पूर्वज को प्रणाम। लाल भौह आचार्य को प्रणाम। पीछे खड़ा व्यक्ति भी झुक गया। सफेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं।
एक नज़र डाली। क्या बात है? लाल भौं वृद्ध ने ध्यान भी नहीं दिया। जीवू ने सिर झुकाए कहा, करण की सूचना प्राप्त हुई है। एक छोटा सा संकेत मिला। मध्य आयु का व्यक्ति तुरंत विवरण आगे रख दिया। वृद्ध ने पढ़ना शुरू किया। हर पंक्ति के साथ उनका चेहरा कठोर होता गया। कमरे की हवा भारी हो गई। अचानक उन्होंने सूचना भूमि पर फेंक दी। मूर्खता! उनकी आवाज़ गूंज उठी। उन्होंने जीवू को घूरा। तुमने यह आग खुद लगाई है और अब पूछ रहे हो कि धुआं क्यों उठ रहा है? जीवू का चेहरा पीला पड़ गया। क्या ये सिर्फ एक युवक की बात थी, या कोई ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं? पूर्वज की आंखों में जो चिंता थी, वह आने वाले प्रलय का संकेत थी। क्या औषधि संघ ने सच में अपने ही विनाश को बुला लिया है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 693 सत्य की जांच। जीवू का शरीर कांप रहा था। सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत गरज उठे, यह क्या लाए हो तुम? 20 वर्ष का युवक, छोटे परिवार का वारिस, क्या तुम्हें लगता है मैं बुद्धि खो चुका हूँ? जीवू की आंखों से आंसू निकल आए। पूर्वज, मैं कैसे साहस करूंगा आपको छलने का? सूचना सत्य है। पीछे खड़ा मध्य आयु का व्यक्ति कांपता हुआ आगे बढ़ा। महासंत की आभा मानो पर्वत बनकर दबा रही थी। वह घुटनों के बल बैठ गया। प्रभु, मैंने स्वयं जांच की है, एक एक बात परख ली है, सब सत्य है। महासंत ने दोनों को गौर से देखा। उनकी दृष्टि पैनी थी, झूठ छिप नहीं सकता था। तभी लाल भौं वृद्ध ने तलवार से नजर हटाए। उन्होंने हाथ हिलाया। भूमि पर पड़ा विवरण उड़कर उनके हाथ में आ गया। वह पढ़ने लगे। क्षण भर बाद उनकी भौहें सिकुड़ गईं। अविश्वसनीय, उन्होंने धीमे कहा, पर जांच करनी होगी। उन्होंने जीवू की ओर देखा। अगर झूठ हुआ, उनकी आंखों में ठंडा प्रकाश चमका, तो मृत्यु भी दया होगी। जीवू का चेहरा पीला पड़ गया। लाल भौं महासंत खड़े हुए। मैं स्वयं चेन्यांग नगर जाऊंगा। अगले ही पल उनका शरीर धुंधला हुआ और वे अदृश्य हो गए। प्रांगण में फिर सन्नाटा छा गया। 2 दिन बीत गए, महासंत के लिए मानो 2 श्वास भर का समय। अचानक एक आकृति फिर प्रकट हुई। लाल भौं महासंत लौट आए थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने आंखें खोलीं। जांच पूरी। क्षण भर मौन, फिर उत्तर आया, हाँ। उनकी आवाज़ भारी थी। हम इस बार संकट में हैं। जो सूचना थी वह सब सत्य है। प्रांगण की हवा भारी हो गई। 20 वर्ष का लाल भौं महासंत बुदबुदाए, और मार्शल सम्राट से भी ऊपर। सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत मौन हो गए। उनकी आंखों में पहली बार गंभीर चिंता उतर आई। यदि यह युवक सच में 20 का है, तो आने वाले वर्षों में वह किस स्तर तक पहुंचेगा? और तब औषधि संघ का क्या होगा? क्या उन्होंने जिस शत्रु को जगाया है, वह उनके अस्तित्व को मिटा देगा? आने वाला निर्णय पूरा महाद्वीप बदल सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 694 जिसे मारा नहीं जा सकता। प्रांगण में भारी मौन था। 20 वर्ष का और मार्शल सम्राट से ऊपर, ऐसा अस्तित्व इस युग में असंभव था। प्राचीन कथाओं में शायद, पर अब कभी नहीं। मार्शल सम्राट बनना साधारण नहीं। नया स्तर प्राप्त करने से पहले आकाशीय वज्र का स्नान सहना पड़ता है, और वज्र के साथ आता है हृदय का अंधकार। एक 20 वर्ष का युवक, जिसका मन अभी पूर्ण परिपक्व भी नहीं, वह उस अंधकार से कैसे बच गया? ये तो ऐसे है जैसे कोमल पौधे पर कुल्हाड़ी चला दो, चाहे प्रतिभा कितनी भी हो, टूटना निश्चित है। सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत ने माथे का पसीना पोंछा। ऐसे स्वर्ग विरोधी अस्तित्व का क्या करें? लाल भौं महासंत ने गहरी सांस ली। मैं भी अपने समय का महान प्रतिभाशाली था, पर ऐसा नाम कभी नहीं सुना। ये प्रतिभा नहीं, ये कुछ और है। मौन फिर फैल गया। सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने भारी स्वर में कहा, और अब वह हमारा शत्रु है। सूचना कहती है, जो उसे या उसके परिवार को छुए, वह पूरा वंश समाप्त कर देता है। कमरे में सिहरन दौड़ गई। शक्ति से अधिक भयावह है निर्ममता। लाल भौं महासंत ने तलवार की धार पर उंगली फेरी। प्रतिभाशाली लोग अपने सम्मान को सर्वोपरि मानते हैं। अगर हम झुकें, वह इसे कमजोरी समझेगा और फिर और अधिक दबाव बनाएगा। सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने गहरी सांस ली। तो क्या मेल मिलाप असंभव है? लाल भौं की आंखें ठंडी हो गईं। अब नहीं। ऐसा अस्तित्व यदि बढ़ता गया, तो एक दिन महासंत से भी ऊपर पहुंच जाएगा, और तब पूरा महाद्वीप भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। क्षण भर का मौन, फिर निर्णय की छाया।
तो उसे मारना होगा, सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने पूछा। लाल भौह महासंत ने तलवार खींची। चमक फैल गई। उन्होंने एक बार हवा में किया, फिर धीमे बोले, मैं उसे मार नहीं सकता। कमरा ठंडा हो गया। मैंने युद्ध की जानकारी देखी। वह पहले गंभीर रूप से घायल हुआ, फिर अचानक स्वस्थ हुआ और पलटवार कर दिया। उन्होंने तलवार नीचे कर दी। ऐसे दैत्य को मारने का विश्वास मुझ में नहीं है। सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत की आंखें फैल गईं। यदि लाल भौह भी आश्वस्त नहीं, तो फिर औषधि संघ के पास क्या विकल्प बचा है? मारे तो विनाश का भय, न मारे तो भविष्य का प्रलय। क्या उन्होंने सच में ऐसे तूफान को जगा दिया है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 695 मूल्य। प्रांगण में निर्णय की गंध फैल चुकी थी। लाल भौह महासंत ने धीमे कहा, उस युद्ध में वह अचानक स्वस्थ हुआ। निश्चित ही उसने कोई दुर्लभ औषधि ली थी। ऐसी औषधि अत्यंत दुर्लभ होती है। सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत ने सिर हिलाया। औषधि संघ के पास भी ऐसी बस एक ही औषधि थी जो उनके अपने पास सुरक्षित रखी गई थी। यदि उसके पास ऐसी एक और औषधि हो तो। मौन गहरा गया। लाल भौह महासंत ने तलवार की मूठ पकड़ी। सिर्फ हम दोनों शायद पर्याप्त न हों। सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने उनकी ओर देखा तो हल्की मुस्कान उभरी और महासंत जोड़ लेते हैं। क्षण भर को वातावरण ठहर गया। और हाँ, ऐसी प्रतिभा से केवल हम ही भयभीत नहीं हैं, अन्य शक्तियां भी होंगी। 20 वर्ष का युवक जो आगे चलकर महासंत से भी ऊपर पहुंच सकता है। कौन चाहेगा कि ऐसा अस्तित्व उसके सिर पर राज करे? सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत की आंखों में चमक आए। यदि यह सूचना फैलाई जाए तो बड़े बड़े कुल और संप्रदाय स्वयं बेचैन हो उठेंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि भविष्य में उसके सिर पर एक और स्वामी बैठे। तो किसे साथ लें? प्रश्न गंभीर था। लाल भौह महासंत ने तुरंत उत्तर दिया, शिलानगर की प्रमुख शक्तियां। वे पहले से एक ढीले गठबंधन में हैं। यदि एक मान गया तो बाकी भी मान जाएंगे। छिपे हुए कुलों को मनाना कठिन है। उनकी शक्ति बिखरी हुई है। दाशिया साम्राज्य से हमारा संबंध भी मधुर नहीं। और जहां तक विश्व व्यापारी मंडल की बात है, उन्होंने हल्की हंसी हंसी। वे केवल लाभ देखते हैं। सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ने पूछा, लाभ? हाँ। मूल्य? लाल भौह की आंखें चमकीं। वे बिना मूल्य के नहीं चलेंगे। उनकी संपत्ति हमारे औषधि संघ से कम नहीं। यदि उन्हें युद्ध में उतरना है तो हमें भारी मूल्य चुकाना होगा। मौन फिर छा गया। एक युवक जिसे मारने के लिए पूरे महाद्वीप की शक्तियों को एक करना पड़े। क्या ये विडंबना नहीं, या ये संकेत है कि शायद उसे मारना अब संभव ही नहीं? यदि गठबंधन बना तो क्या करण को भनक लगेगी? और अगर उसे आभास हो गया तो क्या वह पहले वार करेगा? तूफान से पहले की शांति और अधिक भयावह होती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 696 यांग कुल के पूर्वज। औषधि संघ के गुप्त प्रांगण में निर्णय की रेखाएं खींच चुकी थीं। लाल भौह महासंत ने गंभीर स्वर में कहा, करण खतरा है, पर अभी सबके लिए तुरंत नहीं। यदि हम कुछ न दें तो वे बैठकर तमाशा देखेंगे। हम और करण लड़ेंगे और वे अंत में लाभ उठाएंगे। सफ़ेद दाढ़ी वाले महासंत ने सिर हिलाया। वे बिना लाभ हाथ नहीं बढ़ाते। जब तक लाभ न दिखे कोई हमारे साथ नहीं आएगा। कुछ क्षण की चुप्पी। तो शिलानगर के बड़े कुल? हाँ, बाकी या तो बिखरे हैं या पहले से हमारे विरोधी। लाल भौह महासंत ने तलवार म्यान में रखी। विलंब नहीं, अभी प्रस्थान करते हैं। दोनों आकृतियां क्षण भर में अदृश्य हो गईं। उधर शिलानगर के बाहरी क्षेत्र में यांग कुल का गुप्त निवास। एक ऊंचा स्तंभ, जितना ऊपर निवास उतना ऊंचा स्थान। सबसे शीर्ष कक्ष में यांग कुल का उत्तराधिकारी आर्यन पहुंचा। पूर्वज, मैं आर्यन हूँ। महत्वपूर्ण समाचार है। अंदर से वृद्ध स्वर आया। आओ। आर्यन ने द्वार खोला। वृद्ध चटाई पर पद्मासन में बैठे थे। चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में तेज। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो औषधि तुम लाए थे उससे शरीर में नई शक्ति आई है। आर्यन ने सिर झुकाया। पूर्वज, उस औषधि देने वाले गुरु का पता मिल गया। वृद्ध की आंखों में प्रसन्नता झलकी। अच्छा, नाम? आर्यन क्षण भर रुका। पहले मुझे उसकी पृष्ठभूमि जांचनी पड़ी। गठबंधन की बात करनी थी तो सत्य जानना आवश्यक था। वृद्ध ने ध्यान से देखा तो आर्यन ने गहरी सांस ली। वह लियूचेंग के एक छोटे परिवार का वारिस था। अब दिव्य संप्रदाय का स्वामी है। कमरे में हल्की हवा बह गई।
वृद्ध ने शांत स्वर में पूछा। बस इतना। आर्यन की आवाज धीमी हो गई। फिलहाल उसकी पहचान यही है, एक छोटे परिवार का पुत्र और एक उभरती शक्ति का स्वामी। वृद्ध की आंखें गहरी हो गईं। क्या सचमुच इतनी साधारण पृष्ठभूमि से इतना असाधारण व्यक्ति उठ सकता है, या इस कहानी में अभी भी कोई छिपा हुआ अध्याय बाकी है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 697 ऋण। छोटे परिवार का वारिस। यान कुल के पूर्वज की भौहें सिकुड़ गईं। छोटे परिवार का युवक और उसके पास 9वें स्तर की पूर्ण श्रेणी की औषधि। क्षण भर मौन रहा, फिर उन्होंने स्वयं को शांत किया। वह कौन है? इससे क्या? यदि वही है जिसने मुझे बचाया, तो वही पर्याप्त है। आर्यन ने राहत की सांस ली। पूर्वज, मैं निश्चित हूँ, औषधि वही व्यक्ति लेकर आया था, पर उसका जीवन अत्यंत विचित्र है। वृद्ध की आंखों में हल्की जिज्ञासा आई। कितना विचित्र? आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। वह लियूचेंग के सबसे छोटे परिवार का सबसे छोटा वारिस था, और आज वह दिव्य संप्रदाय का संस्थापक और स्वामी है। मार्शल सम्राट से भी ऊपर का साधक। कमरे की हवा थम गई, और आर्यन ने अगला वाक्य धीमे कहा, उसने औषधि संघ के महासंत को भी समाप्त किया। वृद्ध के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। ये दुर्लभ है, पर असंभव नहीं। आर्यन ने सिर उठाया। यदि उसकी आयु सुन लें तो असंभव लगेगा। वह अभी 23 वर्ष का है। मौन, गहरा मौन। 23। वृद्ध बुदबुदाए। और मार्शल सम्राट से ऊपर, छोटे परिवार से जन्मा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। ये केवल प्रतिभा नहीं, ये भाग्य की रचना है। आर्यन ने आगे कहा, उसकी औषधि विद्या भी साधना जितनी प्रबल है। उसने औषधि संत को पूर्ण रूप से पराजित किया। जीवन मरण प्रतियोगिता में वह विजयी रहा। वृद्ध का मुख खुला रह गया। और जो औषधि उसने मुझे दी। आर्यन की आवाज धीमी हो गई। संभव है वह उसने स्वयं बनाई हो। स्वयं? वृद्ध की आंखें फैल गईं। तो वह औषधि विद्या का सम्राट हुआ। कमरे में दबाव बढ़ गया। कुछ क्षण बाद वृद्ध ने गंभीर स्वर में पूछा, उसने औषधि संघ के महासंत को क्यों मारा? ऐसा व्यक्ति तुच्छ कारण से हत्या नहीं करता। आर्यन ने सब बताया। अपमान, षड्यंत्र, बार बार दमन। वृद्ध की आंखों में क्रोध झलका। तो दोष उसका नहीं। फिर उनके चेहरे पर विचार की रेखा आई। वह औषधि संघ का शत्रु है, तो शायद यही अवसर है। मैं उसका ऋण चुकाना चाहता था, और अब कारण भी है। उन्होंने गहरी सांस ली। शायद नियति स्वयं हमें उसके पक्ष में खड़ा कर रही है। क्या ये केवल ऋण चुकाने का अवसर है, या यान कुल के लिए भविष्य का निवेश? आने वाला निर्णय कई शक्तियों का संतुलन बदल सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 698 स्वीकृति। आर्यन ने विस्तार से सब बताया। औषधि संघ का अहंकार, अनुचित व्यवहार, षड्यंत्र पर षड्यंत्र। वृद्ध का चेहरा लाल हो उठा। निर्लज, औषधि संघ सीमा भूल चुका है। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे बोला, पूर्वज, एक बात स्वीकार करनी है। वृद्ध ने ध्यान से देखा। कहो। आपकी अनुमति के बिना मैंने करण से गठबंधन की बात कह दी। कमरे में हल्की खामोशी फैल गई। आर्यन ने सिर झुका लिया। मैं कुल का केवल उत्तराधिकारी हूँ, मुखिया नहीं। इतने बड़े निर्णय का अधिकार मुझे नहीं था। वृद्ध ने शांत स्वर में पूछा। उसने क्या उत्तर दिया? आर्यन ने कहा। उसने कहा, गठबंधन मैं तय नहीं कर सकता। अपने पूर्वज से पूछो। यदि इच्छा हो तो छायागढ़ में संदेश देना। छायागढ़ दिव्य संप्रदाय का भाग है। वृद्ध के चेहरे पर संतोष उभरा। अच्छा, यही उचित आचरण है। यदि वह तुरंत मान जाता तो मैं सावधान हो जाता। उन्होंने आगे कहा, वह जानता है कि हम पर संकट आएगा, फिर भी निर्णय हमें सौंपा। ये सच्चाई है, उपयोग नहीं। आर्यन ने धीरे पूछा, तो क्या हम सच में उसके साथ खड़े होंगे? वृद्ध की आंखें स्थिर हो गईं। हाँ, मैं उसका ऋण चुकाना चाहता हूँ, और समय भी यही कहता है। आर्यन हिचकिचाया। पर औषधि संघ? वृद्ध हंसे। औषधि संघ है तो क्या? मैं अभी भी महासंत हूँ, और जो औषधि तुम लाए उसने शरीर को फिर से सशक्त कर दिया। मैं पहले से अधिक स्थिर हूँ। उन्होंने स्पष्ट कहा, हानि है, पर लाभ भी है। यदि करण बढ़ता गया तो भविष्य में उसके साथ होना यान कुल के लिए वरदान होगा। निर्णय हो चुका था। आर्यन के चेहरे पर उत्साह आ गया। तो मैं उसे सूचना दूं। जाओ। वृद्ध ने हाथ हिलाया। आर्यन तुरंत उठा। वह युकुल की ओर बढ़ा। जैसे ही वह द्वार पर पहुंचा, वहां से युकुल का तृतीय युवराज निकल रहा था।
उसने आर्यन को देखा, चेहरे पर मुस्कान आई। आर्यन, कहाँ जा रहे हो? आर्यन ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुमसे मिलने ही आया हूँ। क्या यू कुल भी वही निर्णय ले चुका है? यदि दोनों कुल एक साथ खड़े हो गए तो औषधि संघ की अगली चाल क्या होगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 699 बेफिक्र निर्णय। चलो, यू कुल का तृतीय युवराज मुस्कुराया। शहर के मध्य समागम भवन चलते हैं। दोनों साथ चल पड़े। शिलानगर का समागम भवन, 5 बड़े कुलों द्वारा स्थापित। भव्य सजावट, उत्तम व्यंजन, गुप्त वार्ताओं का स्थान। ऊपरी तल पर दोनों आमने सामने बैठे। सामने धुआं उठती मदिरा, गरम भोजन। यू कुल का युवराज मुस्कुराया। भाई आर्यन, मेरे घर किस कार्य से आए थे? आर्यन झुका, धीरे स्वर में बोला, वह विषय तय हुआ। कमरे ध्वनिरहित थे, फिर भी उसकी आवाज़ फुसफुसाहट थी। युवराज ने सिर हिलाया। हो गया, पूर्वज ने स्वीकृति दे दी। आर्यन की आंखें फैल गईं। इतनी जल्दी? युवराज हंसा। मैंने बात कही और उन्होंने तुरंत मान लिया। क्यों? आर्यन सचमुच चकित था। युवराज ने गिलास उठाया। लाभ, शक्ति बड़ी है, पुराने संतुलन टूट रहे हैं। प्राचीन गुप्त स्थल की यात्रा के बाद सबको पूर्ण श्रेणी की औषधि मिली। अब हर कुल आगे बढ़ना चाहता है। आर्यन ने सिर हिलाया। शक्ति बढ़े तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ती है। औषधि संघ पुरानी शक्ति है, पर दिव्य संप्रदाय उभरती शक्ति है। पूर्वज जोखिम लेना चाहते हैं। यदि करण जीता तो लाभ अपार होगा, यदि हारा, युवराज ने कंधे उचका दिए, तो हम गुप्त स्थानों में छिप सकते हैं। आर्यन मुस्कुराया। सचमुच बेफिक्र हो तुम लोग? युवराज हंसा। हमेशा से। उसने गिलास उठाया। हमारी इस बेफिक्री के नाम। दोनों ने एक साथ कहा, जय हो। उधर गुप्त स्थान में करण ध्यानमग्न था। एक शिष्य शीघ्रता से आया। स्वामी, शिलानगर से संदेश है। करण ने आंखें खोलीं। कहो, यू कुल और यांग कुल आपसे गठबंधन चाहते हैं। क्षण भर को करण शांत रहा, फिर हल्की मुस्कान आई। अप्रत्याशित। जब मैं औषधि संघ से युद्ध में हूँ, तब कोई स्वयं आगे आया। उसने धीरे कहा, ये केवल लाभ नहीं, साहस भी है। शिष्य झुका। उन्होंने निमंत्रण भेजा है। करण खड़ा हुआ, दृष्टि स्थिर। तो शिलानगर चलेंगे। अब खेल बदल रहा था। क्या ये गठबंधन औषधि संघ के विरुद्ध दीवार बनेगा, या आने वाले युद्ध की पहली चिंगारी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 700 लियूचेंग की वापसी। सुख में साथ देना आसान होता है, पर संकट में साथ देना कठिन। करण जानता था इन कुलों के निर्णय में लाभ भी है, फिर भी वह इस साहस को स्वीकार करता है। लगता है शिलानगर जाना ही होगा। वह हल्का मुस्कुराया। ओयांग परिवार को भी साथ गिनना, वे हमारे पुराने सहयोगी हैं। क्षण भर को उसे ओयांग परिवार की छोटी राजकुमारी याद आई। उसने माथा दबाया। उसे मैं केवल छोटी बहन की तरह देखता हूँ, और कुछ नहीं। फिर अचानक उसे स्मरण हुआ, त्यानतियान भी साथ चल सकती है। सुना है उसने मार्शल राजा स्तर प्राप्त कर लिया है। वह धीमे से मुस्कुराया। उच्च स्तर पर पहुँचते ही कर्तव्य अंतहीन हो जाते हैं, पर एक संतोष था। कुल की आध्यात्मिक जड़ें अब उच्च श्रेणी की हो चुकी थीं। पूर्ण श्रेणी की औषधियां निरंतर मिल रही थीं। परिवार की आयु बढ़ेगी, समय आगे भी मिलेगा। करण गुप्त स्थान से बाहर निकला। त्यानतियान को बताया, शिलानगर चलना है। वह लगभग उछल पड़ी। सच, गुप्त स्थान में उसे घुटन होती थी। वहां न बाजार थे, न वस्त्रों की दुकानें, न मिठाइयाँ। कुछ ही देर बाद एक विशाल उड़ता जीव आकाश में उठा, मार्शल राजा स्तर का। करण और त्यानतियान उसकी पीठ पर। दूर लियूचेंग दिखने लगा। भैया, घर। त्यानतियान ने उत्साह से इशारा किया। करण की आंखें नर्म हो गईं। दोनों नीचे उतरे। आकाश में 2 आकृतियां उड़ती देख लोग चौंक गए। देखो, कोई उड़ रहा है। 2 लोग हैं। पूरा लियूचेंग स्तब्ध था। करण हल्का मुस्कुराया। इनमें से अधिकांश ने मार्शल सम्राट का नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ ही क्षणों में दोनों कुल भवन के सामने पहुंचे। द्वारपाल ने पहचानते ही झुककर कहा, युवराज करण, आप लौट आए। करण रुका। तुम कौन? द्वारपाल ने सिर झुका लिया। मैं कुल का सेवक हूँ। बालक बीमार था, इसलिए साथ नहीं जा सका। उसकी आंखों में आशा थी। क्या कुल फिर प्रकट होगा? करण ने सिर हिलाया। नहीं। द्वारपाल का चेहरा उतर गया। करण ने उसे ध्यान से देखा। पर निष्ठा व्यर्थ नहीं जाती। यदि चाहो तो हमारे पास आ सकते हो। द्वारपाल की आंखें भर आईं। सच?
करण शांत खड़ा था। लियूचेंग वही था, पर समय बदल चुका था। अब ये छोटा नगर आने वाले तूफान का केंद्र बनने वाला था। क्या करण की यह वापसी सिर्फ घर आना है, या आने वाले युद्ध से पहले की एक अंतिम शांति? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 721 के साथ। करण ने हल्का सिर हिलाया। उसने कमर से बैंगनी जेड बांसुरी निकाली। धीरे से स्वर छेड़ा। ध्वनि शांत थी, पर संकेत स्पष्ट। कुछ ही क्षणों में दो छाया साधक सामने प्रकट हुए। स्वामी को प्रणाम। उनकी दृष्टि बांसुरी पर टिक गई। बैंगनी जेड, छाया संगठन का सर्वोच्च प्रतीक। वे भीतर से कांप उठे। इस द्वारपाल को कुल ग्रह पहुंचा दो। मेरी बांसुरी साथ रहेगी, ऊपरी स्तर समझ जाएगा। आ गया। दोनों ने झुककर स्वीकार किया। द्वारपाल भावुक था। धन्यवाद स्वामी। वे चले गए। त्यानतियान अधीर थी। भैया अंदर चलो। करण मुस्कुराया। दोनों कुल भवन में प्रवेश कर गए। कुछ देर बाद वे ओयांग परिवार पहुंचे। द्वारपाल ने पहचान लिया। स्वामी करण, कृपया भीतर आइए। शीघ्र ही ओयांग कुलपति आ पहुंचे। चेहरे पर उत्साह। आज मन प्रसन्न था। अब कारण समझ आया। आइए बैठिए। चाय पर चर्चा शुरू हुई। कुछ समय बाद करण ने कहा, हम कुछ कुलों से गठबंधन करने जा रहे हैं। आप हमारे पुराने सहयोगी हैं। आपको साथ चलना होगा। ओयांग कुलपति गंभीर हुए। कब प्रस्थान? अभी। करण शांत स्वर में बोला। उड़ता जीव बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। ओयांग कुलपति की आंखें चमक उठीं। क्षण भर में तीनों विशाल उड़ते जीव की पीठ पर थे। उड़ो। करण का आदेश छोटा था। जीव आकाश में उड़ गया। महल की परछाई के पीछे एक युवती खड़ी थी। उसकी दृष्टि आकाश पर टिकी रही। फिर उसने धीमे से सांस छोड़ी। शिलानगर के बाहरी क्षेत्र में यांग कुल को सूचना मिल चुकी थी। आज करण आएगा, पर यह भेंट गुप्त रहेगी। गुप्त स्थान के शीर्ष कक्ष में भोज की तैयारी थी। करण दिए गए संकेतों के अनुसार एक छोटे से गांव के ऊपर पहुंचा। ओयांग कुलपति ने नीचे देखा। करण, हम किससे गठबंधन कर रहे हैं? क्या वे इसी गांव में हैं? उनकी आवाज में संशय था। करण हल्का मुस्कुराया। जो दिखता है वह सत्य नहीं होता। उड़ता जीव धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। क्या ये साधारण गांव है, या किसी महान शक्ति का छिपा द्वार? ओयांग कुलपति की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। आगे क्या प्रकट होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 702 यांग कुल का गुप्त स्थान। चलो, करण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने उड़ते जीव को बाहर रोका, फिर सबके साथ गांव की ओर बढ़ा। गांव साधारण था। लोग अपने काम में व्यस्त। किसी ने ध्यान नहीं दिया। करण दो मोड़ मुड़ा, फिर मन ही मन एक मंत्र दोहराया। क्षण भर के लिए दृष्टि धुंधली हो गई। भूमि हिली सी लगी, और अगली ही सांस में वे एक विशाल प्रांगण में खड़े थे। ओयांग कुलपति स्तब्ध रह गए। यह सामने एक वृद्ध मुस्कुरा रहे थे। स्वागत है, करण ने हाथ जोड़कर कहा। आप ही यांग महासंत हैं। आपको प्रणाम। वृद्ध हंसे। औपचारिकता छोड़ो, मुझे यांग लाओ कहो। हम दोनों समान स्तर पर हैं। त्यानतियान ने भी हाथ जोड़े। यांग लाओ को प्रणाम। ओयांग कुलपति भी झट से झुक गए। अभी तक उनका मन संभला नहीं था। गांव के पीछे ऐसा गुप्त स्थान। यांग लाओ ने त्यानतियान को देखा। ये सुंदरी कौन है? करण ने उसके सिर पर हाथ रखा। मेरी बहन। त्यानतियान और ये ओयांग कुलपति सब हंस पड़े। तभी आर्यन और उसके पिता आगे आए। स्वामी करण को प्रणाम। करण ने सिर हिलाया। उसने स्थान से एक जैड पात्र निकाला। पहली भेंट है, 10 आत्मा शुद्धि औषधियाँ। स्वीकार करें। ओयांग कुलपति का हृदय धड़क उठा। आत्मा शुद्धि औषधि, और वह भी 10। वे समझ गए, ये साधारण बैठक नहीं है। भोज आरंभ हुआ। मेज पर दुर्लभ व्यंजन, प्रत्येक में प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा। त्यानतियान की आंखें चमक उठीं। भैया, कितना स्वादिष्ट। सब हंस पड़े। भोजन के बीच करण और यांग लाओ के बीच गंभीर वार्ता चली। औषधि संघ, आगामी युद्ध, संतुलन। अंततः गठबंधन स्थिर हो गया। यांग लाओ उठे। आज यही विराम। तुम्हें अभी यू कुल भी जाना है। करण ने आभार प्रकट किया। त्यानतियान संतुष्ट थी। ओयांग कुलपति अभी भी विचारों में डूबे थे। एक साधारण गांव के पीछे ऐसा गुप्त संसार। करण किन शक्तियों से जुड़ चुका है, और जब औषधि संघ को ये ज्ञात होगा तो अगली चाल क्या होगी? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 703 सफल गठबंधन। यांग लाओ ने शांत स्वर में कहा।
आर्यन, तुम साथ जाओ, करण के साथ बैठो, औपचारिक गठबंधन का साक्षी बनो। मैं नहीं आऊंगा, युकुल के पूर्वज से पहले ही मिल चुका हूं। सब समझ गए, निर्णय पहले ही हो चुका था, अब केवल प्रक्रिया शेष थी। आर्यन मार्ग दिखाता हुआ आगे चला। करण, त्यान और ओयांग कुलपति साथ थे। युकुल में एक और भेंट हुई। भोज, संवाद, मौन समझौता, और इस प्रकार गठबंधन पूर्ण हुआ। वापसी के मार्ग में ओयांग कुलपति चुप थे। उनके हाथ में 2 स्थान अंगूठियां थीं, अंदर अनगिनत दुर्लभ रत्न, ऐसी वस्तुएं जिनका उल्लेख उन्होंने केवल ग्रंथों में पढ़ा था। करण ने देखा, क्या बात है ओयांग कुलपति? वे धीरे बोले, ये दोनों कुल आखिर हैं कौन, और आपने उन्हें महासंत कहा? करण क्षण भर रुका। आप शायद परिचित न हों, पर सुनिए, दाशिया साम्राज्य का राज परिवार जानते हैं? निश्चय ही, वे पूरे साम्राज्य के नगर शासक नियुक्त करते हैं। करण ने कहा, शिला नगर के 5 प्रमुख कुल, यान कुल, यू कुल, सिमा कुल, जिन कुल, झाओ कुल, इन 5 की संयुक्त शक्ति राजपरिवार से भी ऊपर है। ओयांग कुलपति का चेहरा पीला पड़ गया। तो महासंत, करण ने शांत स्वर में कहा, वे महासंत स्तर के साधक हैं। गहरी सांस। ओयांग कुलपति के मन में हलचल मच गई। वे अभी अभी महासंतों के साथ बैठे थे, और अब ओयांग परिवार भी उसी गठबंधन का भाग है। उन्होंने बुदबुदाया, तो क्या हमारा परिवार अब लियुचिंग में निर्भय चल सकता है? करण हल्का हंसा, आप तो पहले से ही निर्भय हैं, बस आपको पता नहीं था। उनकी आंखों में आत्मविश्वास था। इस बीच दूर कहीं 2 आकृतियां आकाश से उतरीं, लाल भौह महासंत और सफेद दाढ़ी वाले महासंत। एक विशाल भवन के सामने वे रुके। नीचे से गंभीर स्वर उठा, कौन महासंत पधारे हैं? दोनों प्रकट हुए। लाल भौह महासंत ने ठंडे स्वर में कहा, अपने पूर्वज को बुलाओ। हवा में तनाव फैल गया। क्या ये औषधि संघ की नई चाल है? क्या वे भी गठबंधन बना रहे हैं, या किसी बड़े तूफान की तैयारी हो रही है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 704 साजिश उजागर। ओयांग कुलपति को सुरक्षित भेजकर करण गुप्त स्थान लौट आया। वह शांत होकर साधना करने लगा, पर मन का एक भाग औषधि संघ पर लगा था। इन दिनों औषधि संघ असामान्य रूप से शांत था। शाखाएं सिमट गई थीं। सभी औषधि विद्या आचार्य मुख्यालय बुला लिए गए थे। पूरा संगठन रक्षा मुद्रा में था। करण की भौहें सिकुड़ी। एक महासंत के मरते ही इतना भय, उसे कारण ज्ञात नहीं था, पर सच्चाई ये थी, 20 वर्ष का महासंत औषधि संघ को डरा चुका था। लाल भौह महासंत निर्णायक स्वभाव का था। उसने शक्ति समेट ली, और भीतर ही भीतर एक बड़ी योजना बना रहा था। कुछ दिन और बीते। औषधि संघ इतना शांत था कि लोग उपहास करने लगे, घर तक दबा दिए गए, और कुछ नहीं कर पाए। पर करण को ये शांति अप्रिय लग रही थी। तभी एक शिष्य शीघ्रता से आया। स्वामी, यानकुल से गुप्त पत्र, मोम से मुहरबंद पत्र। करण ने तुरंत खोला। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में ठंडा प्रकाश उतर आया। चाल, तो यह है उनका खेल। पत्र में स्पष्ट था, औषधि संघ ने शिला नगर के 5 प्रमुख कुलों से गुप्त समझौता किया है। 7 महासंत मिलकर दिव्य संप्रदाय पर आक्रमण करेंगे। लाभ बांटा जाएगा, और भविष्य में औषधियां आधे से भी कम मूल्य पर। लोभ भारी था। कई कुल झुक गए। यांग और यू कुल ने समझौते का अभिनय किया और समाचार पलटकर भेज दिया। करण की मुट्ठी भींच गई। अच्छा, तो वे मुझे घेरना चाहते हैं। यदि उसे यह समाचार न मिलता। 7 महासंतों का घेरा, आकाश भी बंद, भूमि भी बंद, बचना असंभव होता। पर अब स्थिति उलट चुकी थी। करण की आंखों में निर्णय उतर आया। औषधि संघ, इस बार तुमने स्वयं जाल बिछाया है, और उसी में फंसोगे। उसने कठोर स्वर में आदेश दिया, सभी शिष्यों को बुलाओ। दोनों वरिष्ठ आचार्य भी। शिष्य हिचका। सभी? हाँ, ये निर्णायक समय है। करण ने गहरी सांस ली। अब आक्रमण हम करेंगे। यदि औषधि संघ नष्ट हुआ, तो उसकी छाया शक्ति बिना बाधा उठेगी। अब खेल रक्षात्मक नहीं था, यह अंतिम प्रहार की तैयारी थी। क्या 7 महासंतों का गठबंधन वास्तव में करण को घेर पाएगा, या इस बार औषधि संघ ही इतिहास बन जाएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें, और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 705 शिष्यों का आह्वान। 1 सप्ताह बाद दिव्य संप्रदाय का मुख्य प्रांगण। 188 शिष्य, 2 वरिष्ठ आचार्य, सभी सभा कक्ष में एकत्र। करण मंच पर आया।
उसकी दृष्टि सब पर घूमी, आंखों में गर्व था। इन शिष्यों पर। इन दिनों तुमने कठोर परिश्रम किया। औषधि संघ से संघर्ष आसान नहीं था। उसकी आवाज गंभीर थी। शिष्यों ने एक साथ कहा, ये हमारा कर्तव्य है। वे सब मार्शल राजा स्तर पर थे, सीधे खड़े, मानो पर्वत। करण मुस्कुराया, तुम सब उत्तम हो। वह जानता था, इनमें से अधिकांश भविष्य में मार्शल सम्राट तक पहुंचेंगे। पूर्ण श्रेणी की औषधियाँ, दृढ़ आधार, उच्च कोटि की साधना विधियाँ और छाया संगठन का कठोर प्रशिक्षण। उन्होंने अकेलापन सहा, भय सहा, थकान सहा। आज वे तैयार थे। करण की आवाज गूंजी, आज तुम्हें एक कठिन कार्य देना है। सभा कक्ष में ऊर्जा बढ़ गई। कोई भय नहीं, सिर्फ उत्साह। करण ने मुट्ठी भींची। औषधि संघ के मुख्यालय पर आक्रमण, औषधि नगर पर अधिकार, भीतर के सभी औषधि विद्या आचार्यों का अंत। शब्द भारी थे, पर शिष्य स्थिर रहे। आज्ञा, एक स्वर, एक लय। करण ने संतोष से सिर हिलाया। सभा समाप्त। शिष्य बाहर निकल गए, आने वाले युद्ध की तैयारी के लिए। पर दो लोग रुके रहे, आचार्य नील और सी वरिष्ठ। आचार्य नील ने धीमे कहा, औषधि संघ में अभी भी दो महासंत हैं, उन्हें कौन संभालेगा? सी वरिष्ठ की आंखों में भी चिंता थी। करण शांत था, यदि योजना सफल रही तो औषधि संघ टिक नहीं पाएगा। महासंत भी अकेले क्या करेंगे? उसने आगे कहा, पहले औषधि विद्या की जड़ काटेंगे, संघ अपने आप गिर जाएगा। सी वरिष्ठ की आंखों में चमक आई। यदि औषधि संघ गिरा तो दिव्य संप्रदाय महाद्वीप का सबसे बड़ा औषधि स्रोत बन सकता है। करण ने गंभीर स्वर में जोड़ा, पर हमें अपने औषधि विद्या आचार्यों को बढ़ाना होगा, या नए आचार्य जोड़ने होंगे। युद्ध के बाद शक्ति संभालनी भी होगी। प्रांगण में गहरी चुप्पी थी। निर्णय हो चुका था, अब केवल प्रहार शेष था। क्या दिव्य संप्रदाय सच में औषधि संघ की जड़ उखाड़ पाएगा, या दो महासंत अंतिम क्षण में सब बदल देंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 706 आक्रमण आरंभ। आचार्य नील की चिंता अभी शेष थी। दो महासंत, उन्हें कौन रोकेगा? करण हल्का मुस्कुराया, वह मेरा कार्य है। तुम सब केवल औषधि नगर में महासंत से नीचे के सभी साधकों का अंत करो। उसकी आंखों में रहस्य था। आचार्य नील ने सिर झुका दिया। यदि करण ने कहा है तो उसने सब सोच लिया है। करण ने आगे कहा, और एक बात, हमारे आक्रमण की खबर अनजाने में बाहर फैलनी चाहिए। आचार्य नील चौंके, खबर फैलनी चाहिए? करण की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, छिपकर, पर फैलनी चाहिए। आचार्य नील की आंखें चमक उठीं। समझ गया, वे जाल बिछा रहे हैं और हम उन्हें जाल में खींचेंगे। करण ने क्षितिज की ओर देखा। उगता हुआ सूर्य। 10 दिन बाद औषधि नगर पर आक्रमण। 10 दिन पलक झपकते बीत गए। छाया संगठन के अधिकांश शिष्य औषधि नगर के आसपास छिप चुके थे। उन्होंने छठे स्तर की विषनाशक औषधि ली थी, अपनी आभा पूरी तरह समेट ली। वे अब पत्थर जैसे थे, निश्चल। आकाश में करण अकेला उड़ता आया, औषधि नगर के ऊपर ठहर गया। उसने अपनी महासंत आभा फैला दी। पूरा नगर कांप उठा, मानो पर्वत सिर पर रख दिया गया हो। सांस लेना कठिन। करण की आवाज गूंजी, औषधि संघ, मैं करण हूँ, जो संघ का सदस्य नहीं, तुरंत बाहर निकल जाए। ध्वनि पूरे नगर में फैल गई। अराजकता छा गई। महासंत आ गया, वह नगर नष्ट कर देगा। भागो। लोग द्वारों की ओर दौड़े। कुछ औषधि संघ के प्रति वफादार अपने अस्त्र लेकर औषधि भवन की ओर भागे। नगर में अफरा तफरी थी। करण आकाश में स्थिर रहा। उसने चेतना फैलाकर खोजा, ऊपर कोई महासंत नहीं। उसने नेत्र बंद किए, अपनी दिव्य दृष्टि सक्रिय की। अदृश्य तरंग फैल गई। भूमि के भीतर कुछ आकृतियां छिपी थीं, गहरे छिपे हो। करण के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। नीचे भूमिगत कक्षों में कई महासंत सांस रोके बैठे थे। उन्हें लगा, करण जाल में आ चुका है, पर उन्हें क्या पता शिकारी कौन है और शिकार कौन। आचार्य नील अंधेरे में छिपे, करण के भाव पड़ रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, कोई आज दुर्भाग्य से नहीं बचेगा। अब पहला प्रहार किस पर होगा, और क्या औषधि संघ की साजिश यही समाप्त होने वाली है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 707 संधि भंग। करण की आवाज फिर गूंजी, मैंने समय दिया था, जो औषधि संघ का नहीं वह निकल जाए, जो रुका है वह स्वयं उत्तरदायी है। उसके हाथ में ऊर्जा सघन होने लगी। आकाश कांप उठा, नगर के लोग भय से जड़ हो गए।
उन्हें विश्वास था औषधि संघ का महासंत उन्हें बचा लेगा, पर अभी तक कोई नहीं आया। करण ने ठंडी सांस छोड़ी और मुट्ठी आगे बढ़ाए। विशाल ऊर्जा मुष्टि औषधि नगर की ओर गिरी। उसमें आकाश पृथ्वी की शक्ति थी। यदि मार्शल सम्राट भी छू ले तो भस्म। अब सच में अफरा-तफरी मच गई। भागो, वह सच में नगर नष्ट करेगा। लोग द्वारों की ओर दौड़े। चीखें, धक्का मुक्की, अराजकता। तभी दूर से एक गर्जना आए। कर्ण, एक लाल भौं वृद्ध आकाश में उभरा। वह सीधे कर्ण के सामने आ खड़ा हुआ। लाल भौं, महासंत, तुम संधि तोड़ रहे हो। साधारण साधकों पर आक्रमण। कर्ण ने कंधे उचकाए। संधि? मैं नया महासंत हूँ। किसी ने मुझे कोई नियम नहीं बताया। उसकी आवाज़ पूरे नगर में फैल गई। और आप दूर खड़े देखते रहे जब तक मैं प्रहार न करूं। आप प्रकट नहीं हुए। नगर में फुसफुसाहट फैल गई। तो महासंत देख रहे थे। हमें मरने देते। लाल भौं का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, बहुत बोल लिया, आज यही अंत है। व्यू सक्रिय करो। क्षण भर में चारों ओर प्रकाश स्तंभ उठे। पूरा औषधि नगर एक विशाल 8वें स्तर के व्यूह में घिर गया। स्पष्ट था, ये तैयारी पहले से थी। कर्ण का चेहरा बदल गया। उसने भय का अभिनय किया। तुम्हें कैसे पता कि मैं आज आक्रमण करूंगा? लाल भौं हंसे। हमने सूचना पा ली थी। हम प्रतीक्षा कर रहे थे। अब देखता हूं कैसे बचोगे। व्यू चमक उठा। ऊर्जा दीवारें आकाश छूने लगीं। बाहर निकलना असंभव प्रतीत हुआ। भूमिगत कक्षों में छिपे महासंत धीरे धीरे ऊपर आने लगे। जाल बंद हो चुका था। पर क्या सच में कर्ण फंस गया है, या ये भय केवल अभिनय है? अब अगली चाल कौन चलेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 708 रहस्य। लाल भौं, महासंत गर्जा। सब बाहर आओ। क्षण भर में कई आकृतियां व्यूह को पार कर उसके पास आ खड़ी हुईं। 7 महासंत। कर्ण का चेहरा पीला पड़ गया। लाल भौं हंसा। कर्ण, हम बहुत पहले से प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम स्वयं जाल में आए हो। अब समझो, एक गलत कदम क्या होता है। कर्ण ने कांपती उंगली से इशारा किया। तुम लोग पहले से घात लगाए थे। सफेद दाढ़ी वाला महासंत बोला। 7 महासंत और यह व्यूह भागने का मार्ग नहीं। शिला नगर के 5 कुलों के महासंत भी उपस्थित थे। यांग लाओ, यू लाओ, जिन कुल का पूर्वज और अन्य। कर्ण ने दयनीय स्वर में कहा, यदि मैं समर्पण कर दूं तो क्या प्राण बचेंगे? जिन कुल का महासंत हंसा। अपने शरीर का रहस्य बता दो, फिर विचार करेंगे। दूसरों की आंखों में लालच था। 20 वर्ष का महासंत, अद्वितीय औषधि विद्या, रहस्य अवश्य था। कर्ण पीछे हटा गया। सफेद दाढ़ी वाला धीरे से उसके पीछे आ खड़ा हुआ। वह मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कर्ण पूरी तरह घिर चुका है। कर्ण की दृष्टि अचानक बदल गई। भय लुप्त, केवल हत्या की ज्वाला। मेरा रहस्य, उसने धीमे कहा, बस एक है, मारो। क्षण भर के लिए सबकी दृष्टि कर्ण पर टिक गई। उसी पल 2 चीखें गूंजीं। सबने मुड़कर देखा। यांग लाओ की तलवार लाल भौं के हृदय में धंसी थी। यू लाओ का पतला शस्त्र जिन कुल के पूर्वज की छाती भेद चुका था। दोनों ने पहले से स्थान बदल लिया था। कर्ण के शब्दों ने ध्यान बांध लिया और उसी क्षण विश्वासघात हुआ। लाल भौं की आंखें फैल गईं। उसे समझ आया, जाल उलट चुका है। उधर कर्ण ने एक औषधि निगल ली। शरीर में ऊर्जा उमड़ पड़ी। वह बिजली की तरह लपका। सफेद दाढ़ी वाले महासंत के पास पहुंचा। एक प्रचंड प्रहार सीधा वक्ष पर। गर्जना के साथ वह पीछे उछला। औषधि संघ के दोनों सूत्रधार पहले लक्ष्य थे। व्यू के भीतर अब अराजकता थी। जो शिकार समझ रहे थे वे स्वयं शिकार बन चुके थे। अब शेष महासंत क्या करेंगे? और इस विश्वासघात के बाद युद्ध किस दिशा में मुड़ेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 709 अपने जैसे पर आए। सफेद दाढ़ी वाला महासंत अभी भी समझ नहीं पाया था। क्षण भर पहले उसे पूर्ण विश्वास था और अब सब उलट चुका था। कर्ण की मुट्ठी गूंजी। गरुड़ प्रहार। उसका वार सीधा था, निर्दयी। सफेद दाढ़ी वाले को रोकने का अवसर ही नहीं मिला। प्रहार उसके वक्ष में धंस गया। हृदय चूर, शरीर से रक्त फूटा। कर्ण रक्त में भीग गया, पर अगले ही पल रक्त उसकी देह से लुप्त हो गया। सफेद दाढ़ी वाला भूमि की ओर गिर पड़ा। निस्संदेह मृत्यु। नीचे औषधि नगर में विलाप उठ गया। दोनों महासंत, ये कैसे संभव है? अब संघ का क्या होगा? सब समाप्त।
शिलानगर के सिमाकुल और झाओ कुल के महासंत स्तब्ध खड़े थे, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। यांगलाओ, युलाओ, तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया, झाओ कुल का महासंत चिल्लाया। यांगलाओ ने तलवार झटक दी, लाल भौं का शरीर अलग गिरा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हम पहले से करण के साथ थे, तुम हमें उसके विरुद्ध लाए, और हमने तुम्हारे साथ खेल खेला। सिमा कुल का महासंत कांप उठा, पर तुम्हारी आभा इतनी प्रबल कैसे? वे सब एक दूसरे की शक्ति जानते थे। लाल भौं को एक ही वार में मार देना साधारण नहीं था। यांगलाओ और युलाओ एक दूसरे को देख मुस्कुराए। उन्होंने करण द्वारा दी गई नवम स्तर की पूर्ण निषिद्ध औषधि ली थी, साथ ही स्वर्गीय निषिद्ध विधि सक्रिय थी। क्षणिक शक्ति आकाश छू रही थी। लाल भौं मर गया। यांगलाओ ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम दो शेष हो, सिमा और झाओ कुल के पूर्वज। घुटनों के बल लगभग झुक गए। हम पांचों कुल, हम तो एक परिवार जैसे हैं, हमें छोड़ दो। यांगलाओ की आंखें ठंडी हो गईं। परिवार? जब मैं घायल था तब तुम्हारे लोगों ने जासूसी नहीं की, मेरे कुल को बांटने की योजना नहीं बनाई। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वे सोच रहे थे। यांगलाओ को कुछ पता नहीं, पर वह सब जानता था। विश्वासघात की जड़ें पहले ही बोई जा चुकी थीं। आज केवल परिणाम सामने था। करण आकाश में स्थिर था, उसकी दृष्टि ठंडी। अब शेष शत्रु केवल दो। क्या वे दया पाएंगे, या आज शिलानगर के पांचों कुलों में से दो और नाम इतिहास बन जाएंगे? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 710 पीछा। जब यांगलाओ घायल थे, सिमा और झाओ कुल ने बार बार परख की थी। उन्हें लगा था यांग कुल दुर्बल हो चुका है। वे अवसर खोज रहे थे। आज जब वह बात खुली, दोनों के चेहरे झुक गए। करण आकाश में हंसा, मृतकों से इतना वाद विवाद क्यों? उसी समय भूमि पर पड़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला महासंत धीरे से हिला। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसकी अंगूठी से एक औषधि स्वतः उड़ी, सीधे उसके मुख में समा गई। वक्ष का घाव धीरे धीरे भरने लगा। उसने आंखें क्षीणता से खोलीं, करण को देखा। घृणा, क्रोध। फिर उसने कमर से एक रत्न तोड़ा। रक्त धुंध फैल गई। कुछ ही क्षण में वह अदृश्य हो चुका था। किसी को भनक तक न लगी। उधर करण सामने खड़े दो महासंतों की ओर बढ़ा। सिमा कुल, झाओ कुल, दोनों कांप रहे थे। हमें मत मारो, जो चाहो दे देंगे। यांगलाओ पीछे से आ खड़े हुए। मार दूंगा तो सब मेरा ही होगा, और जीवित छोड़ा तो नींद नहीं आएगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अचानक वर्जित विधि सक्रिय, आभा तीव्र हो गई। एक नगर की ओर भागा, दूसरा व्यूह की सीमा की ओर। करण ने ठंडी दृष्टि से देखा। साधारण वर्जित विधि, स्वर्गीय विधि के सामने वह नगर की ओर भागे सिमाकुल के पीछे लपका। यांग और युलाओ दूसरे का पीछा करने लगे। रणनीति सरल थी, एक एक कर समाप्त करो। सिमाकुल का महासंत भीड़ में घुसना चाहता था। उसे लगा लोगों के बीच छिप जाएगा, पर पीछे से आ रही आभा उसे आतंकित कर रही थी। करण क्षण भर में समीप पहुंच गया। उसने मुट्ठियां कस लीं। नाग प्रहार रजत श्वेत ऊर्जा से बना। विशाल नाग गर्जा, दांत निकाले, सीधे उसकी पीठ पर झपटा। नगर में लोग चीख उठे, भागो, यह महासंतों का युद्ध है। छू गया तो मृत्यु। भीड़ बिखर गई। सिमाकुल का महासंत मुड़ भी न पाया था कि रजत नाग उसके ऊपर टूट पड़ा। अब क्या वह इस प्रहार से बच पाएगा? और जो रक्त धुंध में गायब हुआ, वह कहाँ पहुंचा है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 711 आकाश में अंत। पीछे से आती भीषण आभा को महसूस कर सिमाकुल का महासंत पूरी शक्ति से उड़ रहा था। उसने निषिद्ध विधि तक जला दी, पर पीछे का रजत नाग और निकट आता गया। धड़ाम, अंततः वह उससे टकराया, मानो किसी पर्वत ने पीठ तोड़ दी हो। उसके मुख से रक्त फूटा, शरीर सैकड़ों कदम दूर जा गिरा। करण आकाश में स्थिर रहा। उसने फिर मुट्ठी बांधी। नाग प्रहार, दूसरा रजत नाग और भी विशाल होकर उतरा। भूमि पर पड़े सिमाकुल के महासंत की आंखों में निराशा थी। जीवन की झलकियां क्षण भर में गुजरी। उसे स्मरण आया, औषधि संघ के साथ मिलकर करण को घेरने का निर्णय। मुझे नहीं आना चाहिए था, यह अंतिम विचार था। अगले ही पल रजत नाग ने उसे निगल लिया। सब शांत। करण ने नीचे देखा, केवल खंडित देह शेष थी। उसने सिर घुमाया। दूर यांग और युलाओ झाओ कुल के महासंत को समाप्त कर चुके थे। 7 में से 7, कोई शेष नहीं। करण आकाश में उठा,
उसकी आवाज गूंजी। हुआयू संप्रदाय के शिष्यों, आक्रमण, मारो। चारों ओर से गर्जना उठी। छाया के शिष्य छिपे स्थानों से निकल आए। मार्शल, राजा और सम्राट एक एक कर ढेर होने लगे। कर्ण ने अपनी चेतना फैलाई। जो भी उच्च स्तर का साधक छिपा, उसे खोजकर समाप्त किया गया। एक दिन, एक रात, रक्त बहता रहा और अंततः औषधि नगर इतिहास बन गया। कुछ ही दिनों में समाचार फैल गया। औषधि संघ जड़ से उखाड़ दिया गया। पूरा दक्षिया राज्य स्तब्ध था। 3 महासंतों वाला प्राचीन बल एक झटके में लुप्त। साधक चर्चा करने लगे, हुआयू संप्रदाय से जुड़ो, वहां सम्मान है, अवसर है। औषधि विद्या के साधक, युद्धक साधक सब उमड़ पड़े। संप्रदाय की कीर्ति आकाश छूने लगी। उधर शिलानगर में यांग और यू कुल ने शेष 3 कुलों को भी समाप्त कर दिया। अब कोई भविष्य का खतरा नहीं। पूरा शिलानगर रक्त से रंगा था। दूसरी ओर राजधानी में छठा राजकुमार समाचार सुनकर मौन बैठा था। कर्ण, उसने धीमे कहा, यांग कुल, यू कुल और वह छद्म नाम। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम ही हो वही रहस्यमय औषधि आचार्य। संयोग नहीं हो सकता। अब राजदरबार भी जाग चुका था। कर्ण ने शत्रुओं को मिटा दिया। पर क्या यह अंत है, या सत्ता की नज़र अब उस पर टिकने वाली है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 712 दक्षिया राज्य की हलचल। नहीं, छठे राजकुमार की आंखों में ठंडी हत्या झलक उठी। तुम बहुत बड़ा खतरा हो। चाहे तुम वही रहस्यमय औषधि आचार्य हो या नहीं, तुम्हें मरना ही होगा। वह सिंहासन के बहुत निकट था। वर्षों की योजना, असंख्य त्याग। वह नहीं चाहता था कि उसके सिर पर कोई महासंत से भी ऊपर का अस्तित्व खड़ा हो जाए। इस महाद्वीप पर कोई महासंत से ऊपर नहीं जाएगा। उसने धीमे कहा। एक अंधेरी गुफा में, फटे वस्त्रों में, सफ़ेद दाढ़ी वाला वृद्ध पड़ा था। शरीर कांप रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलीं। घृणा की ज्वाला। कर्ण, मैं तुम्हें टुकड़ों में बांट दूंगा। उसकी आभा धीरे धीरे स्थिर हुई। हुआयू संप्रदाय के मुख्यालय में कर्ण शांति से बैठा था। एक शिष्य ने झुककर कहा, गुरुजी, औषधि संघ के एक महासंत का शव नहीं मिला। कर्ण ने आंखें बंद कर विचार किया। शव नहीं मिला तो संभावना है वह जीवित हो। शिष्य स्तब्ध रह गया। क्या वह बच गया? कर्ण ने सिर हिलाया। संभावना से इनकार मत करो। जीवित या मृत खोज जारी रखो। ये कार्य विशेष है। हाँ, शिष्य गंभीर होकर चला गया। दूसरा शिष्य बोला, लियूचेंग का वान कुल मिल गया है। कर्ण क्षण भर चुप रहा। पुरानी स्मृतियां झलकीं। फिर उसने हाथ हिलाया। उन्हें जाने दो, अब वे कोई खतरा नहीं। अंतर इतना बढ़ चुका था कि प्रतिशोध का अर्थ नहीं। संप्रदाय की छाया सेना धीरे धीरे विस्तार रोक चुकी थी। अब सुदृढ़ीकरण का समय था। दक्षिया राज्य ऊपरी रूप से शांत था, पर भीतर लहरें उठ रही थीं। 1 माह बाद गुफा में वही वृद्ध खड़ा था। घाव भर चुके थे। उसने मुट्ठी कसी। कर्ण, मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। उसने मुखौटा पहना और आकाश में विलीन हो गया। राजधानी में 5वां राजकुमार चिंतित बैठा था। पहले चिंता थी सिंहासन की, अब एक और नाम जुड़ गया था, कर्ण। वह महासंत था और उसके पास अकल्पनीय प्रभाव। मेरे पीछे महासंत है, पर वह मेरे आदेश से कर्ण पर आक्रमण नहीं करेगा, और यदि करे भी, जीत की गारंटी नहीं। उसने दांत भींचे। धीरे धीरे नहीं, अब निर्णायक वार करना होगा। दक्षिया राज्य में अब केवल 5वां, 6ठा और 7वां राजकुमार सिंहासन के योग्य थे। पहले 4 रोग से मरे बताए गए, पर सब जानते थे उनके पीछे कोई महासंत नहीं था। राजनीति में शक्ति ही जीवन है। अब प्रश्न है, क्या राजमहल की यह आग कर्ण तक पहुंचेगी? और जो जीवित बचा शत्रु है, क्या वह अंधेरे से वार करेगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 713 कर्ण का अंत। दक्षिया राज्य की स्थापना में 3 महान शक्तियों का योगदान था। आज भी वही तीनों कुल राजसत्ता की रीढ़ थे। प्रत्येक के पीछे एक महासंत। कोई किसी को दबा नहीं सकता। इसलिए विवाह, समझौता, रक्त संबंध। 5वां राजकुमार सबसे अधिक प्रिय था। तीनों कुलों से उसका गहरा संबंध, यह उसका सबसे बड़ा लाभ था। 6ठा और 7वां राजकुमार केवल नामात्र के दावेदार। यदि 5वां अत्यंत मूर्ख न निकला, सिंहासन उसी का था। वह योजनाएं बुन रहा था। तभी अचानक एक प्रचंड आभा ने उसे दबा दिया। कौन? उसकी सांस रुक गई। यदि महासंत हत्यारा हो तो रक्षा असंभव। आवाज आई, द्वार खोलो।
मारना होता तो अभी जीवित न होते। पांचवां राजकुमार क्षण भर झिझका, फिर द्वार खोला। दो प्रहरी भूमि पर अचेत पड़े थे। आकाश में सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध, औषधि संघ का पूर्व महासंत, आदरणीय राजकुमार झुक गया। वृद्ध भीतर आया। राजकुमार ने जल परोसा। आगमन का उद्देश्य, वृद्ध की दृष्टि तीखी थी। क्या तुम करण को मारना चाहते हो? प्रश्न सीधा था, स्वर में संदेह नहीं। पांचवां राजकुमार सकपका गया। यह कैसी बात, हमारे बीच कोई वैर नहीं। वृद्ध हंसा, यदि वह महासंत से ऊपर चला गया तो इस राज्य का क्या होगा? क्या तब भी तुम्हारा सिंहासन सुरक्षित रहेगा? राजकुमार मौन हो गया। वह जानता था, यदि करण महासंत से ऊपर पहुंचा तो राज्य नाम मात्र रह जाएगा। शक्ति जहां, सत्ता वहीं। वृद्ध आगे झुका, तुम्हें सिंहासन चाहिए, मुझे प्रतिशोध, हमारा लक्ष्य एक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पांचवें राजकुमार की आंखों में धीरे धीरे दृढ़ता आई। हाँ, मैं करण को मरते देखना चाहता हूँ। वृद्ध की आंखों में विकृत संतोष झलका। अकेले तुम नहीं कर पाओगे, पर मेरी योजना से वह बच नहीं पाएगा। अब राजमहल और अंधकार एक साथ जुड़ रहे थे। क्या ये षड्यंत्र सफल होगा, या करण पहले ही उनकी चाल भांप चुका है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 714 राजमहल का महासंत। सिर्फ थोड़ा सा सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध मुस्कुराया। पांचवां राजकुमार सिर झुका गया। वृद्ध बोला, पहचानते हो मुझे? हाँ, मैं वही हूँ, औषधि संघ का महासंत। करण उस दिन मुझे मार न सका, भाग्य ने बचा लिया। राजकुमार की आंखें चमक उठीं। वह प्रतीक्षा करता रहा। वृद्ध ने धीरे धीरे कहा, तुम अभी शासक नहीं, केवल उत्तराधिकारी हो, पर यदि हम साथ हों तो और भी महासंत मिल सकते हैं। कुछ लाभ दो, अधिकांश चाहेंगे कि करण मरे। राजकुमार चुप रहा। वृद्ध ने और उकसाया, लाभ हुआयु संप्रदाय से ही निकालेंगे, और करण के मरते ही तुम्हारी प्रतिष्ठा आकाश छू लेगी। राजकुमार के मन में गणना चल रही थी, यदि वह करण को मरवा दे तो वही इस योजना का सूत्रधार कहलाएगा। राज्य में उसका प्रभाव बढ़ेगा, अन्य राजकुमार पीछे छूट जाएंगे। ठीक है, उसने दृढ़ स्वर में कहा, हम साथ हैं। वृद्ध की आंखों में संतोष झलका। पहले अपने राजवंश के महासंत को मनाओ, फिर अन्य शक्तियों की बारी। पांचवां राजकुमार बोला, मैं पूर्वज को मना लूंगा। दोनों तुरंत राजमहल के गुप्त प्रकोष्ठ में पहुंचे। वहां राजवंश का महासंत बैठा था, मध्य आयु, तीखी दृष्टि, चेहरे पर हल्की क्रूर छाया। सूचना सुनते ही उसने गंभीरता से विचार किया। करण की शक्ति, उसकी आयु, उसकी संभावित उन्नति, यदि वह महासंत से ऊपर पहुंचा तो राजसत्ता अर्थहीन हो जाएगी। कुछ ही क्षणों में उसने निर्णय ले लिया, मैं सहमत हूँ। कमरे में मौन फैल गया। पांचवां राजकुमार उत्साहित हो उठा, पर केवल हम दो पर्याप्त नहीं। वृद्ध ने सिर हिलाया, अन्य महासंतों को भी साथ लेंगे, लाभ बांटेंगे और करण को एक ही वार में समाप्त करेंगे। राजवंश का महासंत बोला, जो महत्वाकांक्षी है वह करण को जीवित नहीं देखना चाहेगा। अब योजना आकार ले रही थी। अंधकार में गठबंधन बन रहा था। करण को क्या आभास है कि राजमहल और शत्रु एक साथ हो चुके हैं, या फिर वह पहले ही इस जाल को देख चुका है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 715 एक एक कर। क्या महासंत महत्वाकांक्षी नहीं होते? जो बिना महत्वाकांक्षा का हो वह इस स्तर तक पहुंच ही नहीं सकता। साधना में प्रतिभा चाहिए, पर उससे अधिक चाहिए संसाधनों के लिए संघर्ष। बड़े कुल में जन्म लो तब भी प्रतिस्पर्धा करनी ही पड़ती है। राजवंश का महासंत बोला, दक्षिया राज्य में अभी जुएमिंग मंडप के दो महासंत, धर्ममार्गी दो संप्रदाय और एक तामसिक संप्रदाय, यदि सब साथ आए तो 6 महासंत। करण का अंत सरल होगा। पांचवां राजकुमार हिचका, धर्ममार्ग और तामसिक मार्ग शत्रु हैं। सफेद दाढ़ी वाला वृद्ध हंसा। राजवंश का महासंत भी मुस्कुराया। राजनीति में शत्रु नहीं, केवल लाभ होता है। करण सबके लिए खतरा है, वे अवश्य मिलेंगे। राजकुमार ने सिर हिलाया, तो हम एक एक कर संपर्क करेंगे। षड्यंत्र की डोर अब फैलने लगी। उधर करण अपने गुप्त क्षेत्र की औषधि विद्या कक्ष में बैठा था। उसके सामने असंख्य आधे जले अवशेष। पिछली बार उसने दुष्प्रभाव नाशक औषधि का अध्ययन किया था। अधिकांश प्रयास असफल, पर असफलताओं में भी संकेत छिपे थे। उसने एक पात्र खोला, सूखे अवशेष बाहर गिरे। यहाँ कुछ औषधि तत्व एकाकार हुए हैं।
गुण प्रकट हुए हैं। उसने ध्यान से सूंघा। ऊर्जा की महीन धारा अब भी विद्यमान थी। यदि इसी दिशा में बढ़ूं तो नई औषधि जन्म ले सकती है। करण की आंखें चमक उठीं। वह केवल साधारण औषधि नहीं चाहता था। उसका लक्ष्य दैवी औषधि। पर कोई सूत्र नहीं, कोई ग्रंथ नहीं। दो ही मार्ग थे। पहला, किसी दैवी औषधि का सूत्र खोजो। दूसरा, स्वयं शोध करो। पहला लगभग असंभव, दूसरा कठिन पर संभव। दैवी औषधि केवल सूत्र से नहीं बनेगी। उसने मन ही मन कहा, कुछ और चाहिए, कोई रहस्य। वर्तमान में उसकी औषधि विद्या पिछले जीवन से अधिक प्रखर थी। फिर भी वह अनुभव करता था कि अभी कुछ अधूरा है। बाहर षड्यंत्र आकार ले रहा था, अंदर करण नई शक्ति की खोज में था। जब 6 महासंत एकत्र होंगे, क्या करण तैयार होगा या दैवी औषधि का रहस्य समय पर प्रकट होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 716 कोई विकल्प नहीं। करण औषधि विद्या में लीन था। तभी बाहर से घबराए आवाज आए, गुरुजी, अनर्थ हो गया। करण ने तुरंत द्वार खोला। क्या हुआ? शिष्य कांप रहा था। ज्येष्ठ आचार्य को पकड़ लिया गया है। करण की दृष्टि तीखी हो गई। शिष्य ने एक तलवार आगे बढ़ाई। वही तलवार जो करण ने आचार्य को दी थी। करण ने उसे पहचाना। फिर उसने पत्र लिया, कुछ ही पंक्तियां पढ़ीं और उसका चेहरा कठोर हो गया। नीच, मुझसे नहीं जीत पाया तो मेरे लोगों पर वार। पत्र में स्थान लिखा था, समय भी निर्धारित समय के भीतर न पहुंचा तो आचार्य की मृत्यु। करण ने गहरी सांस ली। स्पष्ट था, घात लगाई गई है। शिष्य बोला, गुरुजी, मत जाए, ये जाल है, हम सब मिलकर चलें। करण ने सिर हिलाया। वे यही चाहते हैं। यदि मैं अन्य महासंतों को साथ ले जाऊं तो समय निकल जाएगा और वह सच में आचार्य को मार देगा। उसके मन में पश्चाताप कौंधा। उस दिन यदि वह शत्रु के सिर पर एक और प्रहार कर देता तो आज ये स्थिति न होती। यह मेरी भूल है, उसने भीतर कहा। अब इसका अंत करना ही होगा। करण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं स्वयं जाऊंगा। शिष्य घबरा गया, पर करण ने हाथ उठा दिया। और कोई विकल्प नहीं। फिर वह शांत हुआ। सभी शिष्यों को गुप्त क्षेत्र में बुलाओ। अभी छाया का विस्तार रोक दो। जब तक ये संकट टले कोई बाहर न जाए। वह जानता था, ये केवल शुरुआत है। शत्रु ने पहला वार किया है, आगे और भी हो सकता है। पर इस समय सबसे महत्वपूर्ण था अपने प्रिय आचार्य को बचाना। करण ने पत्र को मुट्ठी में मसल दिया। उसकी आंखों में ठंडी ज्वाला थी। इस बार या तो वह बचेगा या मैं। अब वह अकेले शत्रु के जाल में जाएगा। पर क्या ये वास्तव में जाल है या करण ने भीतर ही भीतर कोई और योजना बना ली है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 717 गुप्त रक्षा सक्रिय। हाँ, शिष्य ने दांत भींचकर उत्तर दिया। वह जानता था, गुरुजी को रोकना असंभव है और भीतर ही भीतर उसे ग्लानि हुई। वे सब अभी इतने दुर्बल थे कि गुरु के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। करण ने चेतना फैलाई। गुप्त क्षेत्र के बाहर एक परिचित आभा थी। वह तुरंत उड़कर पहुंचा। पिताजी। करण के चेहरे पर गंभीरता देख करण के पिता ठिठक गए। क्या हुआ? करण ने धीमे कहा, इस बार संकट बड़ा है। आप सब तुरंत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करें और रक्षा तंत्र सक्रिय कर दें। करण के पिता की आंखें फैल गईं। गुप्त क्षेत्र की पूर्ण रक्षा, ये साधारण निर्णय नहीं था। एक बार सक्रिय होने पर भीतर प्रवेश संभव, पर बाहर निकलना नहीं। और संचालन में असंख्य आध्यात्मिक शिलाएं लगती थीं। यह अंतिम उपाय था। इतना गंभीर। करण के पिता ने पहली बार उसके चेहरे पर चिंता देखी। हाँ, जब तक मैं लौटूं किसी को प्रवेश न दें। क्षण भर मौन रहा। फिर पिता ने कंधे पर हाथ रखा। सावधान रहना, यदि आवश्यकता हो तो वापस आ जाना। करण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं लौटूंगा और जब तक महासंत से ऊपर न पहुंचूं शत्रु से नहीं डरूंगा। उसके बाद वह आकाश में उठ गया। पिता की आंखें उसे दूर तक देखती रहीं। करण जानता था, गुप्त क्षेत्र की रक्षा असीम शिलाओं को खा जाएगी। अनंत समय तक छिपना संभव नहीं। इस युद्ध का अंत बाहर ही होगा। निर्धारित स्थान के निकट पहुंचते ही उसने गति धीमी कर दी। भूमि पर उतर आया। निम्न ऊंचाई पर उड़ता रहा। हर कुछ दूरी पर, आंखें बंद, आकाश दृष्टि सक्रिय। चेतना भी फैलाए। चेतना छिपी आभा पकड़ती है। आकाश दृष्टि बाधाओं के पार देखती है। दोनों साथ उसकी सबसे बड़ी शक्ति। काश ये दिव्य दृष्टि और प्रबल हो जाए।
हजारों कोस दूर तक देख सकूं। वह जानता था अभी ये केवल कल्पना है, पर आज उसे हर दिशा देखनी होगी, क्योंकि शत्रु छिपा बैठा है। और इस बार करण अकेला जा रहा है। क्या वह जाल में फंसेगा या शत्रु स्वयं उसके जाल में आएगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 718 जाल। लक्ष्य के निकट आते ही करण ने गति धीमी कर दी। अचानक उसकी दृष्टि ठिठक गई। वहां आचार्य बंधे हुए थे, एक वृक्ष से, देह पर रक्त, पर श्वास स्थिर, जीवन अभी शेष था। करण ने भीतर राहत की सांस ली। पास ही सफेद दाढ़ी वाला वही वृद्ध खड़ा था, औषधि संघ का बचा हुआ महासंत। करण की भौं सिकुड़ी। यह अकेला इतना आश्वस्त कैसे? उसने तुरंत आकाश दृष्टि सक्रिय की, धीरे धीरे चारों ओर निरीक्षण किया। कुछ दूरी पर भूमिगत हलचल। 1 कोस दूर 6 महासंत बैठे थे। राजवंश का महासंत, धर्ममार्गी 2 संप्रदायों के महासंत, तामसिक संप्रदाय का महासंत और जुएमिंग मंडप के प्रतिनिधि। सब प्रतीक्षा में। करण की दृष्टि और गहरी गई। भूमि के नीचे छिपी आभाएं, 1 नहीं, 2 नहीं, कुल मिलाकर 12 महासंत। करण ने भीतर से सांस रोकी। दक्षिया राज्य में कुल 12, और लगभग सभी यहाँ। ये केवल घात नहीं था, ये पूर्ण विनाश की योजना थी। करण के मन में तीखा विचार उठा, मैंने ऐसा क्या किया कि सब एकजुट हो गए? तभी उसे एहसास हुआ, उसकी आयु 20 वर्ष। महासंत, उनकी दृष्टि में ये प्रतिभा नहीं, ये भय है। इस महाद्वीप पर महासंत ही शिखर हैं, उनके ऊपर कोई नहीं, इसलिए वे स्वयं को सर्वोच्च मानते हैं, और जो ऊपर जा सकता है उसे जीवित क्यों छोड़ें? करण ने दांत भींचे, तो यही कारण है, ईर्ष्या, भय, स्वार्थ। उसने पुनः चारों ओर देखा। व्यू छिपा हुआ था, पर पूर्ण। यदि वह सीधे पहुंचा तो चारों दिशाओं से घिर जाएगा। आचार्य अभी जीवित थे, पर समय सीमित। अब प्रश्न था, क्या वह जाल में प्रवेश करेगा या जाल को तोड़कर शिकारियों को ही फंसाएगा? 12 महासंत प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर क्या वे जानते हैं कि उनका शिकार उन्हें पहले ही देख चुका है? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 719 प्रजत नाग। करण दूर बैठा था, माथे पर शिकन। क्या करूं? आचार्य को बचाना था, पर 12 महासंतों के बीच सीधे कूदना, मृत्यु को बुलाना था। क्या छिपकर पहुंचना संभव है? उसने स्वयं ही सिर हिलाया। वह मूर्ख नहीं है, औषधि संघ का महासंत। इतना सरल नहीं। करण भूमि पर बैठा रहा। संध्या ढली, अंधकार घिर आया। उधर भूमिगत कक्ष में महासंत बेचैन होने लगे। अब तक आ जाना चाहिए था। धर्ममार्गी संप्रदाय का महासंत बोला। तामसिक संप्रदाय का महासंत हंसा। समाचार पहुंच चुका है, वह आएगा। पर प्रतीक्षा लंबी हो रही थी। तभी दूर आकाश में एक प्रचंड आभा उठी। सब चौंक उठे। आकाश में 100 मीटर लंबा रजत नाग प्रकट हुआ। उसके शरीर पर रजत कवच चमक रहा था। अंधकार में भी वह दमक रहा था। यह क्या है? आभा से बना रूप। करण, उनकी दृष्टि पीछे गई। हाँ, नाग के पीछे करण था, शांत, दृढ़, भूमि पर खड़ा। सफेद दाढ़ी वाला महासंत भी चौंक गया। उसे स्मरण था, इसी रजत नाग ने उसके साथी को मारा था। पीछे हटो। वह तुरंत ऊपर उठा। उसे लगा करण सीधे आक्रमण कर रहा है। पर प्रश्न था, आचार्य अभी भी वृक्ष से बंधे हैं। क्या करण उन्हें भी साथ में भस्म कर देगा? रजत नाग सीधे उसी दिशा में बढ़ रहा था। औषधि संघ का महासंत क्षण भर के लिए दुविधा में पड़ा। यदि वह नीचे जाए तो स्वयं लक्ष्य बन जाएगा, यदि न जाए और करण दिशा न बदले तो आचार्य भी मरेंगे। पर तभी उसे एक बात याद आई, करण का ये प्रहार दिशा बदल सकता है, अंतिम क्षण में मुड़ सकता है। क्या वह मुझे नीचे लुभा रहा है? उसने सोचा। रजत नाग और निकट आकाश कांप रहा था, भूमि थर्रा रही थी। 12 महासंत अब सतर्क हो चुके थे, पर क्या वे समझ पा रहे हैं कि यह सीधा आक्रमण नहीं बल्कि चाल है? और करण, क्या वह सच में आचार्य को खतरे में डाल देगा या ये केवल शत्रु को बाहर निकालने की योजना है? रजत नाग अब कुछ ही श्वास दूर है। अगले क्षण क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अध्याय 720 तोड़ दे मुझे। औषधि संघ का महासंत दुविधा में था। आगे बढ़े तो मृत्यु निश्चित, पीछे रहे तो करण दिशा बदलकर आचार्य को बचा सकता है। क्षण भर सोचा,
और अंततः वह वहीं ठहर गया। स्वयं का जीवन आचार्य से अधिक मूल्यवान था। रजत नाग गर्जना कर रहा था। चांदनी में उसका कवच चमक रहा था, मानो सजीव हो। छिपे हुए अन्य महासंत भी चौंक गए। वह आ गया। तामसिक संप्रदाय का महासंत बोला, कौन रोकेगा उसे? धर्ममार्गी महासंत पीछे हट गए। कोई भी मूर्ख नहीं था। प्रथम प्रहार को रोकना आत्महत्या था। करण पीछे से अपनी समस्त शक्ति उंडेल रहा था। उसने निषिद्ध गोली खा ली थी। शिराएं फटने को थीं, नेत्र रक्तिम। बस थोड़ा और, आचार्य को बचाना है। उधर आचार्य ने कठिनाई से आंखें खोलीं। रजत नाग उनकी ओर बढ़ रहा था। उन्होंने समझ लिया, करण जानता है, जाल भी फिर भी आया है। उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें नाग से भय नहीं था, उन्हें करण पर विश्वास था। तभी औषधि संघ का महासंत गर्जा, व्यू सक्रिय करो। क्षण भर में विशाल गठन सक्रिय हो गया। करण और सभी महासंत व्यू के भीतर। अब बच निकलना असंभव था। पर उसी क्षण करण दहाड़ा ऊपर। रजत नाग सीधे आकाश की ओर मुड़ा। करण बिजली की गति से आचार्य को पकड़ा और नाग के पीछे हो लिया। रोक लो उसे! अन्य महासंत चारों ओर से घिर आए। करण ने जीभ काटी। तीव्र वेदना ने उसे चेतन रखा। तोड़ दे मुझे! उसने अंतिम ऊर्जा नाग में प्रवाहित की। अब नाग छोटा था, पर अभी भी प्रचंड। वह सीधे व्यू से टकराया। धड़ाम! आकाश कांप उठा। भूमि फटने लगी। सभी की आंखें फैल गईं। अभेद्य व्यू एक ही प्रहार में दरारों से भर गया और अगले ही क्षण वह टूट गया। रजत नाग अपनी अंतिम आभा खोकर विलीन हो गया। पर करण आचार्य को लेकर व्यू से बाहर निकल चुका था। निषिद्ध गोली के प्रभाव से उसकी गति शिखर पर थी। वह क्षितिज की ओर बिजली की तरह बढ़ गया। पीछे 12 महासंत स्तब्ध खड़े थे। जाल टूटा, शिकार निकल गया, पर क्या सच में वह सुरक्षित निकल पाया है? निषिद्ध गोली का दुष्प्रभाव क्या अब प्रकट होगा? और क्या महासंत इतनी आसानी से हार मान लेंगे? फायर आगे क्या होगा? उंगली से दाहिनी ओर इशारा फॉलो करें और मेरे चैनल हिंदी ऑडियो नॉवल स्टोरी पर सुनते रहें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और रोमांचक हिंदी ऑडियो कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन ही हमारी अगली कहानी की ताकत है। फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।